हेलो एवरीवन। सो ऑटो एंसिलरी स्पेस में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को डिस्कस करने के बाद आज हम कवर करेंगे बेलराइज इंडस्ट्रीज को। इस कंपनी का आईपीओ अभी कुछ टाइम पहले ही आया था एंड लिस्टिंग के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने रिवॉर्ड भी काफी अच्छा किया इसके स्टॉक को। बट हमको फोकस करना है कि बिजनेस का यहाँ से कैसा पोटेंशियल लगता है। सो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोमोटर कौन है, कैसी जर्नी रही है कंपनी की, क्या प्रोडक्ट क्या सर्विसेज ये डिलीवर करते हैं अपने क्लाइंट्स को, एंड यूज क्या होता है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। प्लस उसके साथ में ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है कंपनी का, वो सारी चीजें कवर करेंगे। सो बेलराइज इंडस्ट्रीज के जो प्रोमोटर हैं श्रीकांत बड़वे जी, इन्होंने 1996 में इस कंपनी को स्टार्ट किया था। बैकग्राउंड से खुद ये इंजीनियर है। 1987 में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी एंड इनका कहना है कि उस टाइम पे दो ऑप्शन थे मेरे पास, इधर मैं जॉब सीकर बन सकता था या फिर मैं जॉब प्रोवाइडर बन सकता था। तो दूसरा ऑप्शन इन्होंने चूज किया। अब स्टार्टिंग में ये जो कंपनी है ना बेलराइज इंडस्ट्रीज, उस टाइम पे आई थिंक इसका बड़वे इलेक्ट्रिकल करके नाम था। तो स्टार्टिंग में ये कंपनी अपने टू व्हीलर क्लाइंट्स को, टू व्हीलर ओईएम जैसे आपका बजाज ऑटो हुआ, हीरो मोटोकॉर्प हुआ, उनको टू व्हीलर के कंपोनेंट्स वगैरह सप्लाई करती थी। शीट मेटल कंपोनेंट ये सप्लाई करते थे। शीट मेटल बेसिकली आप मेटल का चादर बोल सकते हो एक तरीके से, जिसमें स्टील का, एल्यूमिनियम का, उसको कट वाइंडिंग करके आप चेसिस बनाते हो। स्कूटर्स के, बाइक्स के जो फ्रेम होते हैं ना, वो आप बनाते हो उससे। तो 96 से 2010 तक का जो जर्नी है ना इस कंपनी का, वो आप देखोगे तो काफी लिमिटेड प्रोडक्ट्स में ये काम करते थे एंड लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ में ये कंपनी काम करती थी। बट लास्ट 14-15 ईयर से काफी अच्छा एक्सपेंशन किया है इन्होंने। कुछ इंटरेस्टिंग एक्विजिशंस भी इन्होंने करे हैं। तो प्रोडक्ट बास्केट भी इंक्रीज हुआ है कंपनी का, एट द सेम टाइम क्लाइंट बेस भी काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। सेम क्लाइंट से भी और ज्यादा रेवेन्यू बेस कंपनी ने इंक्रीज किया है। तो लास्ट 14-15 ईयर्स बहुत अच्छे रहे हैं कंपनी के लिए। अभी मेन रीजन क्या है इस कंपनी को डिस्कस करने का, तो ऑफकोर्स ग्रोथ ट्रिगर्स तो है ही, बिजनेस अच्छा कर रहा है। प्लस साथ में आईपीओ में भी एक और इंप्रेसिव चीज है कि जो पूरा का पूरा आईपीओ था ना कंपनी का 2150 करोड़ का, वो पूरा फ्रेश इशू था। मतलब प्रोमोटर ने कोई भी स्टेक सेल नहीं किया, सारा का सारा पैसा जो है वो बिजनेस के अंदर किया। और मेन पर्पस इनका था कि डेट रिड्यूस करना है हमको, डेट काफी ज्यादा था। सो डेट रिडक्शन का आईपीओ का मेन पर्पस था। तो ये एक बेसिक बिजनेस मॉडल हमने समझा है इनका। अभी इनका पीपीटी गो थ्रू करते हैं, उसमें और अच्छे समझेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स, क्या सर्विसेज कंपनी बनाती है। सो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि टू व्हीलर इनका एक मेन फोर्टे है, एक मेन स्ट्रेंथ वाला एरिया है। तो वहां पे अगर आप इनका मार्केट शेयर देखोगे आज के टाइम पे ना, तो 24% का मार्केट शेयर है। मतलब आप रोड पे कोई भी बाइक या स्कूटी देखते हो ना, तो हर चार में से एक बाइक या स्कूटी में इनके बनाए हुए मेटल कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो मार्केट शेयर काफी स्ट्रांग है, लीडरशिप पोजीशन है कंपनी की। एग्जैक्ट प्रोडक्ट ये कंपनी क्या बनाती है, तो जैसे आप देखोगे चेसिस सिस्टम बनाती है जो हमने अभी डिस्कस किया, एग्जॉस्ट सिस्टम बनाती है टू व्हीलर्स के लिए, थ्री व्हीलर्स के लिए, बीआईडब्ल्यू पार्ट्स मतलब बिल्ट इन वाइट पार्ट जो होता है, बेसिकली कार का जो भी वो असेंबली होते हैं, उसका डोर हो गया, उसका रूफ हो गया, वो सब वेल्डिंग असेंबलिंग किया हुआ होता है, लेकिन उसमें पेंट नहीं हुआ होता है। तो वो सारे पार्ट्स कंपनी बनाती है। पॉलीमर कंपोनेंट्स यानी कि प्लास्टिक जो भी लगता है आपके टू व्हीलर्स के अंदर, थ्री व्हीलर्स के अंदर, वो कंपनी बनाती है। सस्पेंशन सिस्टम मतलब जैसे आप गाड़ी जब रन कर रहे हो और जो भी गड्ढे वगैरह आते हैं, तो उसमें जो शॉक एब्जॉर्ब होता है, तो वो पूरा सिस्टम कंपनी बनाती है, जिसमें शॉक एब्जॉर्बर आता है, स्प्रिंग आता है, फॉक्स आते हैं, आर्म्स आते हैं, वो सारे पार्ट्स कंपनी बनाती है। और उसके साथ में स्टीयरिंग कॉलम बनाती है। अब स्टीयरिंग कॉलम क्या होता है, तो स्टीयरिंग तो जैसे फोर व्हीलर में हम देखते हैं वो व्हील जैसा होता है, स्टीयरिंग हो गया। टू व्हीलर में आप देखोगे जो हैंडल होता है बाइक का, स्टीयरिंग हो गया। अब स्टीयरिंग कॉलम का रोल क्या होता है, एक तरीके से ये टावर की तरह काम करता है। मतलब आप स्टीयरिंग तो मूव कर लोगे, लेकिन आपका जो व्हील है, जो गाड़ी का जो टायर है, वो राइट या लेफ्ट मूव ही नहीं करेगा अगर स्टीयरिंग कॉलम नहीं होगा। स्टीयरिंग कॉलम स्टीयरिंग कॉलम जो है वो बेसिकली एक तरीके से मैसेज पास ऑन करता है, सिग्नल पास ऑन करता है व्हील को, कि गाड़ी को राइट में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है, या किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो वो स्टीयरिंग कॉलम ये कंपनी बनाती है, और भी इस तरीके के काफी सारे पार्ट्स कंपोनेंट्स बनाती है। इनके 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और एक्सपोर्ट से भी कंपनी को लगभग 5.4% के आसपास रेवेन्यू आता है आज के टाइम पे। देन ये जर्नी हमने इनका डिस्कस किया, 96 से स्टार्ट हुआ, 2010 तक अगर आप देखोगे तो मेनली कंपनी कुछ ही लिमिटेड कंपोनेंट्स में काम करती थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्लाइंट बेस भी इंक्रीज किया। 2016 में जाके इन्होंने सस्पेंशन वाला जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया। एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया, वहां से इनका सस्पेंशन वाला बिजनेस स्टार्ट हुआ। फिर 2022 में इन्होंने अपना कंपनी का नाम चेंज किया, पहले बड़वे इलेक्ट्रिकल था, उसके बाद में बेलराइज इंडस्ट्रीज हुआ। 24 में इन्होंने एक और कंपनी को एक्वायर किया, प्लास्टिक मोल्डिंग वाली, जो हमने ये देखा ना कि पॉलीमर कंपोनेंट्स ये बनाते हैं। तो उस कंपनी को इन्होंने 24 में एक्वायर किया, 2024 में। और अभी रिसेंटली ये FY25 के अंदर कंपनी ने H1 कंपनी को एक्वायर किया। ये H1 जो है ये जापानीज कंपनी की इंडियन सब्सिडरी है। तो इंडिया से वो एग्जिट करने को देख रहे थे और उस कंपनी को बेलराइज इंडस्ट्री ने एक्वायर किया है। सो ये इनकी जर्नी रही है लास्ट 30 ईयर्स की।
प्रोडक्ट्स ये क्या क्या बनाते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, जिसमें आप देखोगे शॉक एब्जॉर्वर हो गया, स्प्रिंग हो गया, रियर शॉक एब्जॉर्वर हुआ, प्लास्टिक कॉल हुआ, सीटिंग कॉल हुआ, टू व्हीलर और मतलब बाइक और स्कूटी का वो जो साइड साइड बार आप देखते हो, डैशबोर्ड देखते हो, वो कंपनी बनाती है। अब ये जो इन्होंने ये स्क्वायर बॉक्स करके जो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को किया हुआ है ना, ये इनके प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स में तो इनको क्लाइंट बताता है कि ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ऐसा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ना, इसका डिजाइन खुद का इनके पास है, मतलब ये खुद अपना डिजाइन ओईएम्स को देते हैं, क्लाइंट्स को देते हैं। तो एक तरीके से एक और एड ऑन एडवांटेज देता है ये इनको, बिकॉज जो इनके इनके ये जो सारे प्रोडक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं और इतने टाइम से ये अपने ओईएम्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो इनके क्लाइंट्स है वो दूसरे वेंडर के पास जा सकते हैं, लेकिन इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक तरीके से उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है बेलराइज की तरफ। तो ये एक और इनको इनके इनके बिजनेस मॉडल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर आप देखोगे फुटरेस्ट हो गया, ब्रेक पैडल हो गया, ईवी के लिए हब मोटर कंपनी बनाती है, जो हब मोटर जो व्हील के अंदर लगा होता है, जो पावर जनरेट करता है। सेम आप देखोगे थ्री व्हीलर्स के लिए भी कंपनी ये सारे कंपोनेंट्स बनाती है। फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के लिए भी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो कंपनी बनाती है। तो बेसिकली कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर आप बाहर से देखोगे ना, तो जो भी आपको कंपोनेंट्स उसमें दिखते हैं, मेटल के दिखते हैं, प्लास्टिक के दिखते हैं, तो वो सारे कंपोनेंट्स ये कंपनी बनाती है और अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करती है। ये सारा इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो हमने अभी डिस्कस किया। नाउ अब नंबर्स वगैरह देखते हैं कि कैसे नंबर्स इन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट करे हैं। तो एक तो इनका रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको कर सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू है, एक इनका ट्रेडिंग और गुड्स वाला सेगमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू बेसिकली वो है जो कंपनी को खुद से जो ये कंपोनेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं उसको सेल करके जो रेवेन्यू आता है वो इनका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। और एक और डिवीजन है इनका ट्रेडिंग वाला। ट्रेडिंग वाले में कंपनी क्या करती है, जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं गाड़ी के जो कंपनी खुद नहीं मैन्युफैक्चर करती है, ये बाहर से वेंडर से उसको सोर्स करते हैं और अपने क्लाइंट को सप्लाई करते हैं, तो उसमें ऑफकोर्स आपके मार्जिन कम होते हैं। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर आप देखोगे ना, तो 27% रेवेन्यू कंपनी का ग्रो किया है Q1 के अंदर। मेन जो रेवेन्यू है वो यहीं से आता है, मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है। लगभग 80 से 85% रेवेन्यू कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग से आता है। इसका जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 15 से 20% है। देन मार्जिन अगर हम देखें तो कंपनी का डिप हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, 1% का EBITDA मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिला है। बट पैट मार्जिन अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। ऑलमोस्ट 5% का पैट मार्जिन है, लास्ट ईयर 4% का पैट मार्जिन था, 56% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। सो ऐसा क्यों है ये भी आगे उनके P&L एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। ROCE में भी हमको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन सेगमेंट वाइज एनालिसिस अगर आप देखोगे तो जैसे इन्होंने व्हीकल टाइप में बताया कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर जो है ना, इनसे हमको 83% रेवेन्यू आता है। इनफैक्ट अगर आप इसमें थ्री व्हीलर को भी एक्सक्लूड कर दोगे तो सिर्फ टू व्हीलर इस कंपनी के लिए 65 से 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि कंपनी ने स्टार्ट ही किया था टू व्हीलर सेगमेंट से और डाइवर्सिफाई किया है इन्होंने, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा जो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है वो टू व्हीलर के ऊपर है। बट हाँ, ये है कि इन्होंने प्रोडक्ट वाइज काफी ज्यादा एक्सपैंड किया है लास्ट 10-15 ईयर्स के अंदर। तो 65 से 70% रेवेन्यू आता है टू व्हीलर से। फिर फोर व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल से रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन अभी कम है, 12-13% के आसपास है, लेकिन ग्रोथ इसमें अच्छी देखने को मिल रही है, 93% एंड 76%। देन दूसरा आता है सेगमेंट आपका पावर ट्रेन वाला। अब पावर ट्रेन वाला वो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की तरह ये कंपनी पावर ट्रेन नहीं बनाती है, मतलब वो सिलेंडर हेड हो गया, इंजन ब्लॉक हो गया, कैरियर हाउसिंग हो गया, वो सब ये कंपनी नहीं बनाती है। पावर ट्रेन वाला सेगमेंट ये क्यों इन्होंने ये इस तरीके का नंबर्स को शो किया है, तो बेसिकली अभी आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज जो हैं ऑटो एंसिलरी के अंदर ना, उनको उनकी मैनेजमेंट को ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि जैसे आगे चल के इंडस्ट्री जो है वो ईवी की तरफ जाएगी, हाइब्रिड की तरफ जाएगी, तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं, आपके जो पार्ट्स हैं, वो इररेलेवेंट होने का रिस्क है। बहुत सारे कंपनीज को ये पूछा जाता है। तो सेम ये कंपनी ने जो ये मतलब अपना नंबर्स को शेयर किया है ना, तो इनका यही कहना है कि कितने पार्ट्स जो हैं वो हमारे ईवी पे डिपेंडेंट हैं और कितने पार्ट्स जो हैं वो मतलब अगर कल को ईवी चेंज होता भी है तो भी हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे ये आइस वाला इन्होंने ये सेगमेंट शेयर किया है, तो कंपनी क्या कह रही है कि 26% जो हमको रेवेन्यू आता है ना, वो उन कंपोनेंट से आता है जो आइस इंजन में जाता है, आइस व्हीकल में जाता है। और 73% रेवेन्यू हमारा ऐसा है जो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है। पावर ट्रेन एग्नोस्टिक का मतलब क्या हुआ कि जो कंपोनेंट ईवी है, अगर ईवी व्हीकल है उसमें भी लगेगा और अगर आइस व्हीकल है उसमें भी लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इवन दो कल को चल के अगर मार्केट ईवी की तरफ भी शिफ्ट होता है, फिर भी इनका मेजर जो रेवेन्यू चंक है 73%, वो मतलब उस पर इस चीज का कोई मतलब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि मार्केट ईवी की तरफ जा रहा है या हाइब्रिड की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो जो कंपोनेंट्स हैं, वो जो पार्ट्स जो हैं, वो दोनों टाइप ऑफ व्हीकल्स में लगता है। तो कंपनी वही बता रही है कि वो वाला रिस्क हमारे बिजनेस के साथ में नहीं है।
देन ये कुछ अपडेट्स हैं, अभी इनके कॉन कॉल वगैरह में भी डिस्कस करेंगे। अब ये पीएनएल वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो जैसे ग्रोथ तो हमने देख लिया 27% है, ग्रॉस मार्जिन में हमको दिखता है 1% का डिप है, 20.5% से 19.4% आ गया। सेम आप देखोगे बिट्टा मार्जिन भी कंपनी का 13.5% से 12.5% के आसपास आ गया है, बट इसके बाद भी पैट में हमको 56% का ग्रोथ दिखा है। तो उसका पहला रीजन क्या है, एक तो अदर इनकम। अदर इनकम लास्ट ईयर कंपनी का 9 करोड़ था, इस साल आप देखोगे तो 29 करोड़ है, मतलब 3 टाइम ग्रोथ है कंपनी के अदर इनकम के अंदर। दूसरा बड़ा रीजन है उसका फाइनेंस कॉस्ट। सो फाइनेंस कॉस्ट आपको देखने में तो लगेगा एब्सोल्यूट टर्म्स में कि थोड़ा सा इंक्रीज ही हुआ है वाई लेवल पे, बट अगर आप इसका कंट्रीब्यूशन देखोगे ना रेवेन्यू में, तो जैसे लास्ट ईयर इनका Q1 में 1780 करोड़ का रेवेन्यू था, उसमें से फाइनेंस कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन कितना था, 4.5%, 4.5% के आसपास। इस क्वार्टर में क्या हुआ है, रेवेन्यू बेस बढ़ गया आपका 27% से, और फाइनेंस कॉस्ट जो है वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कम हो गया है, 4.5% से 3.5% के आसपास आ गया। फिक्स कॉस्ट है ना, तो ये फिक्स कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन कम हो गया। सेम आप देखोगे डेप्रिसिएशन भी बाय एंड लार्ज आपका बिल्कुल फ्लैट रहा है वाई लेवल से। तो ये एक बड़ा रीजन है कि क्यों कंपनी का जो पीबीटी है, जो पैट है, उसमें हमको इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। 56% का पैट मार्जिन भी लगभग 5% के आसपास हो गया कंपनी के। बट मेनली अब हमको देखना है कि ये कितना सस्टेनेबल है, मैनेजमेंट आगे के लिए क्या कमेंट्री दे रहा है, एंड ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक कैसा लगता है इस बिजनेस का। तो अभी इनका कॉन कॉल वगैरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो आईपीओ का इनका पर्पस था कि डेट रिड्यूस करना है। तो जब आईपीओ इनका आया था, मतलब जो दिसंबर की बैलेंस शीट इन्होंने शेयर करी थी, उस टाइम पे लगभग 2600 करोड़ का डेट था कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, और इनका प्लान था कि जो 2150 करोड़ का हम फंड रेज कर रहे हैं, आईपीओ लेकर के आ रहे हैं, उसमें से एटलीस्ट 75% यानी कि 1600 करोड़ का हम डेट रिडक्शन करेंगे, बाकी 25% हमारा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हम यूज करेंगे। तो इन्होंने वो 1600 करोड़ पूरा यूज करके डेट जो है अपना वो रिड्यूस कर दिया है। यानी मतलब अभी अगर हम देखें तो ओवरऑल 1000 करोड़ के आसपास कंपनी के बैलेंस शीट पे डेट है। तो काफी बड़ा डेट रिडक्शन इन्होंने किया है इस ये फंड वगैरह रेज करके। देन ऑपरेशन एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो चेन्नई में एक इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो कमर्शियलाइज हो गई, उसमें बिजनेस वगैरह प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया है। अच्छी चीज क्या है कि एक बड़ी टू व्हीलर ओईएम के लिए इन्होंने उसका सप्लाई स्टार्ट कर दिया है, एक बड़ी कमर्शियल व्हीकल ओईएम के लिए भी इन्होंने प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट कर दिया है, और दोनों के लिए ये जो कंपनी है बेलराइज इंडस्ट्री, ये सिंगल सोर्स सप्लायर है। सिंगल सोर्स सप्लायर का मतलब क्या हुआ कि जो भी कंपोनेंट्स वगैरह मिले हैं ये टू व्हीलर ओईएम से और कमर्शियल व्हीकल के ओईएम से, तो सारा का सारा कंपोनेंट जो है ना उसके लिए वो यही बना रहे हैं। मतलब एक्सक्लूसिव जितने भी उसमें कंपोनेंट्स लगेंगे उनके उनके उस व्हीकल्स में, वो सारा का सारा बेलराइज बना रहा है। तो एक तरीके से ये आपको इनकी क्रेडिबिलिटी बताता है कि इनके क्लाइंट कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है ना, कि कल को चल के ऑर्डर की क्वालिटी खराब हो गई, इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया हमने, या ऑर्डर डिले हो सकता है, तो वो सारा रिस्क भी है जो है वो इनके क्लाइंट उसको उसको मतलब वो रिस्क नहीं देख रहे हैं, उनकी क्वालिटी पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। सो ये इनका स्टार्ट हो गया। कंपनी का कहना है कि ये जो चेन्नई वाली फैक्ट्री है हमारी, ये अपने पीक यूटिलाइजेशन पे 200 करोड़ से 250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हमारे लिए एनुअली जनरेट कर सकता है। तो कैपेसिटी अभी इसकी स्टार्ट हुई है। देन कमर्शियल व्हीकल में ये कंपनी अब वैल्यू चेन में थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जैसे ये चेसिस सिस्टम बनाते हैं 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल में जो चेसिस सिस्टम में आपका वो जो लॉन्ग मेंबर होता है ना, लॉन्ग मेंबर बेसिकली आपने कोई ट्रक या बस देखा होगा, उसमें वो जो एक स्टील की रेल जैसी होती है लंबी सी, जो बेसिकली आपके चेसिस सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये कंपनी अब वो लॉन्ग मेंबर बनाना स्टार्ट करेगी, उसके लिए ऑर्डर वगैरह इनको आ गया है, और एक डेडिकेटेड प्लांट इन्होंने सेटअप किया है पुणे के अंदर। ये भी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है, ये भी Q2 में ऑपरेशनलाइज होगा। इसके साथ में एक और इनका प्लांट आ रहा है भिवाड़ी के अंदर, वो भी एक्सपेक्टेड है कि Q2 तक कंपनी का ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो मतलब कमर्शियल व्हीकल में भी थोड़े से आप बोल सकते हो और क्रिटिकल कंपोनेंट्स की तरफ कंपनी आगे प्रोग्रेस कर रही है। देन ईवी में भी कंपनी को 2 कंपनी से ऑर्डर मिला है, और उसमें ये सीबीएस बनाएंगे। सीबीएस मतलब आपका कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम। अब इसका ना पेटेंट है बेलराइज के पास में। कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे बाइक या स्कूटी में आप देखते हो कि जब आप वो बैक वाले टायर का जब आप ब्रेक प्रेस करते हो, तो मोस्टली क्या होता है कि आपका जो वो जो स्कूटी है, वो जो बाइक है, उसको ब्रेक लगने में, उसको रुकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एक ही टायर के ऊपर आपका वो ब्रेक अप्लाई हो रहा है। कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि दोनों टायर पे ना जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एक साथ ऑपरेट करता है। मतलब जब आपने पीछे वाले टायर के ऊपर ब्रेक प्रेस किया,
तो थोड़ा सा जो ब्रेक है ना वो आगे वाले टायर के ऊपर भी अप्लाई होता है, तो जो आपकी जो बाइक है या जो स्कूटी है ना वो टाइमली रुक सकती है। तो ये सेफ्टी के पर्पज से भी मतलब जरूरी है एक तरीके से, क्योंकि आई मीन अगर आप सिर्फ पीछे वाले टायर के ऊपर आपका ब्रेक अप्लाई हो रहा है और गाड़ी आपकी थोड़ी सी और तब तक डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसमें एक्सीडेंट का रिस्क होता है। तो ये इनके पास में ये जो कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम होता है ये बनाने का इनके पास में पेटेंट है, और अभी एक टू व्हीलर ओईएम्स के लिए ये इन्होंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया ईवी वाले पार्ट के अंदर। देन एरोस्पेस और डिफेंस में इन्होंने अभी रिसेंटली एक अपनी सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करी है। सो इनको एक इंडियन और एक इजरायली ओईएम, डिफेंस ओईएम से इनको ऑर्डर वगैरह आया है। अभी उस पर आगे और डिस्कस करेंगे कि क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं। देन सबसे इंटरेस्टिंग है ग्रोथ स्ट्रेटेजी कंपनी की। तो इनकी मैनेजमेंट ने 3-4 ग्रोथ स्ट्रेटेजी शेयर करी है अपने बिजनेस को लेकर के। सबसे पहला ग्रोथ स्ट्रेटेजी है बिजनेस का ट्रांजिशन। तो ये कह रहे हैं कि अभी हम क्या है, अभी हम टीयर 1 सप्लायर है और हमारा टारगेट है कि आगे चल के हम टीयर 0.5 सप्लायर बनेंगे। क्या मतलब होता है ये? बेसिकली ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में ना टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीन तरीके के सप्लायर होते हैं। टीयर 1 सप्लायर वो होता है जो डायरेक्टली ओईएम्स को सप्लाई करे। जैसे कि मान लो मैं कोई ऐसे कंपोनेंट्स बना रहा हूं जो मैं डायरेक्टली टाटा मोटर को, मारुति को या हुंडई को या बजाज ऑटो को सप्लाई कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली एंड क्लाइंट को सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं हूं टीयर 1 सप्लायर। टीयर 2 सप्लायर जो है वो ऐसे कंपोनेंट्स बनाता है जो टीयर 1 को सप्लाई करेगा, मतलब टीयर 2 टीयर 1 को सप्लाई करेगा, फिर टीयर 1 उसमें और वैल्यू एडिशन करके अपने क्लाइंट को, ओईएम को सप्लाई करेगा। और टीयर 3 जो है वो वैल्यू चेन में सबसे नीचे आता है। तो अभी ये जो कंपनी है बेलराइज इंडस्ट्रीज, वो ऐसे कंपोनेंट्स बनाती है जो डायरेक्टली ओईएम्स को सप्लाई करते हैं। ये टीयर 1 मतलब इस पूरे वैल्यू चेन में ये ऊपर की तरफ है ऑलरेडी, टीयर 1। लेकिन कंपनी का क्या कहना है, मैनेजमेंट का क्या कहना है कि आगे चल के हम टीयर 0.5 की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के लिए कि आज मेरे पास क्लाइंट से ऑर्डर आ रहा है सस्पेंशन सिस्टम बनाने का। अब सस्पेंशन सिस्टम बना के मैं उसको अभी आज के टाइम पे सिंपली सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन अब मैं आगे क्या करूंगा, सस्पेंशन सिस्टम बनाने के बाद उसमें और भी जो एडिशनल चीजें होती हैं जो मेरे क्लाइंट को दूसरे वेंडर से लेके फिर उसको असेंबली वगैरह करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए उसमें वायर वगैरह लगाना है, स्विचेस वगैरह लगाना है, तो ये सारी चीजें मैं खुद दूसरे दूसरे वेंडर से लेकर के उसमें असेंबल करके अपने क्लाइंट को सप्लाई करूंगा। जैसे केन्स टेक्नोलॉजी का और सिरमा एसजीएस का वो बॉक्स बिल्ड वाला डिवीजन है ना, कि आपने एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट जो है अपने क्लाइंट को सप्लाई किया, बिल्कुल वैसा ही। तो कंपनी कह रही है वैल्यू चेन में हम आगे की तरफ मूव करने को देख रहे हैं, टीयर 1 सप्लायर से टीयर 0.5 सप्लायर बनने की तरफ इनका टारगेट है। तो ये पहला ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। दूसरा ग्रोथ स्ट्रेटेजी है कंटेंट पर व्हीकल इंक्रीज करना। कंटेंट पर व्हीकल क्या होता है? बेसिकली आपके पास में एक टू व्हीलर का ऑर्डर आया, एक टू व्हीलर कंपनी का ऑर्डर आया। अब उस टू व्हीलर में जितने भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं उसमें से आप कितने वैल्यू का कंपोनेंट बना रहे हो। तो पहले ये कंपनी 6,000-7,000 वैल्यू का कंपोनेंट बनाती थी। आज के टाइम पे 12,500 रुपीज का ये ऑन एन एवरेज एक टू व्हीलर का कंपोनेंट बनाती है। एग्जाम्पल के लिए एक स्कूटी का ऑर्डर आया, अब उस स्कूटी में जितने भी कंपोनेंट लगेंगे ना, बेलराइज इंडस्ट्रीज जो है वो 12,500 रुपीज के टोटल वो वैल्यू का उसमें कंपोनेंट ऐड करती है। कंपनी कह रही है इसको हम आने वाले टाइम में 17,300 लेके जाने का देख रहे हैं, मतलब ये भी आपका 4 से 5,000 तक ग्रो करेगा। कहां से ग्रो करेगा? दो तरीके से ग्रो करेगा। पहला, सेम स्कूटी में, सेम बाइक में हम और ज्यादा कंपोनेंट ऐड करने लग जाएंगे, यानी मेरा वॉल्यूम ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, मैं प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव करूंगा, यानी मैं ऐसे कंपोनेंट्स और बनाने लग जाऊंगा जिनका प्राइसिंग ज्यादा है, जिनकी वैल्यू ज्यादा है, तो वहां से मेरा ग्रोथ आ जाएगा। तो ये दो तरीके से कंपनी इसमें अपना कंटेंट पर व्हीकल बनाएगा, ये इनका दूसरा ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। तीसरा, कंपनी ने अभी जो हमने इनकी पीपीटी में देखा था ना कि H1 एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, जापानीज कंपनी की इंडियन सब्सिडरी। तो वो जो H1 कंपनी है ना, वो हाई टेंसाइल स्टील स्टैंपिंग करती थी। अब ये हाई टेंसाइल स्टील स्टैंपिंग क्या होता है? जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जैसे वो हमने डिस्कस किया ना कि स्टील मेटल ये कंपनी बनाती थी वो चेसिस सिस्टम के लिए, बाइक के फ्रेम्स वगैरह के लिए। हाई टेंसाइल स्टील क्या होता है? आपके नॉर्मल स्टील से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब वो ज्यादा लोड जो है वो सह सकता है। तो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए बहुत ज्यादा वो नेसेसरी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर वो ज्यादा लोड सह सकता है तो उसका मतलब ये भी है कि उसका वेट ज्यादा होगा। वेट ज्यादा होगा तो आपके माइलेज को इफेक्ट करेगा, आपके रेंज को इफेक्ट करेगा, तो कॉस्ट वहां पे इंपैक्ट कर सकता है। तो हाई टेंसाइल स्टील स्टैंपिंग के ये जो प्रोसेस होता है, इससे आप क्या करते हो, उस स्टील को, मतलब वो स्टील की ड्यूरेबिलिटी तो है, उसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, लेकिन साथ में उसके आप थिकनेस कम कर देते हो। सो एग्जांपल के लिए, जैसे नॉर्मल स्टील अगर आपका 2 mm या 3 mm का उसकी थिकनेस है और कम वैल्यू वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, कम स्ट्रेंथ आपके व्हीकल को वो प्रोवाइड कर रहा है, जो हाई टेंसाइल स्टील होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, वो गाड़ी में ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम ये जो स्टैंपिंग वाला प्रोसेस है
उससे आप उसकी थिकनेस कम कर देते हो, यानी वो 1 mm का हो जाता है लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो इस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है और इनका कहना है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है हमारे लिए। क्यों? बिकॉज अभी अगर आप हमारा रेवेन्यू देखोगे तो टू व्हीलर से मेन हमको रेवेन्यू आता है 65 से 70%। इस कंपनी का टारगेट है कि हमको फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में आगे चल के बहुत बड़ा प्लेयर बनना है, मतलब उसमें मार्केट में ग्रो करना है। क्यों करना है? बिकॉज आप फोर व्हीलर का अगर आप टोटल टैम देखोगे ना, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो वो टू व्हीलर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 टाइम बड़ा है। तो मेरे लिए एक बड़ा एड्रेसेबल मार्केट हो जाएगा, यानी उसमें मेरा ग्रोथ रेट और फास्ट हो सकता है। तो उसके लिए कंपनी उस वाले सेगमेंट के अंदर एंटर कर रही है और मतलब वहां से इनको ये जो कंपनी इन्होंने एक्वायर करी है उससे इनको हेल्प मिलेगा उस सेगमेंट में ग्रो करने का। तो इन्होंने गाइडेंस दिया है कि जो हमारा पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का जो रेवेन्यू है ना, वो हम नेक्स्ट 2 से 2.5 ईयर्स के अंदर डबल करने को देख रहे हैं। तो मतलब ये 3-4 इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है आने वाले कुछ सालों के लिए। तो ये इन्होंने शेयर किया है। देन कैपेक्स का भी प्लान है कंपनी का। सो ऑलमोस्ट 800 करोड़ का कैपेक्स ये प्लान कर रहे हैं अगले 2 साल के अंदर। अब पॉइंट आता है कि आप इसको फंड कैसे करोगे, क्या फिर से डेट लोगे? ऑलरेडी अभी आपने डेट रिड्यूस किया है। तो अच्छी चीज क्या है इसमें कि कंपनी कह रही है कि सारा का सारा जो कैपेक्स है ना वो इंटरनल अक्रूवल से फंड होगा। अब ये कैसे होगा, ये हमको कंपनी का बैलेंस शीट देखना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर आप इनका FY24 का FY25 का P&L बैलेंस शीट देखोगे ना, तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो इबिट्टा जिसको हम बोलते हैं, तो एनुअली ये कंपनी अराउंड 1000 करोड़ के आसपास इबिट्टा जनरेट करती है। और उसमें से ऑलमोस्ट 70% यानी कि 700 करोड़ कंपनी का CFO में कन्वर्ट होता है। जो इबिट्टा टू CFO रेशियो देखते हैं ना कि कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है, तो 70% यानी कि 700 करोड़ साल में, पूरे साल में कंपनी अपना कैश जनरेट करती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत आराम से ये इंटरनल अक्रूवल से फंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल के अंदर 800 करोड़ का कैपेक्स करना है और आप तो एक साल में ऑलरेडी 500 से 700 करोड़ का कैश जनरेट कर रहे हो। तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कोई डेट लेने की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ना ही इक्विटी डाइल्यूट करने का कोई भी इनको रिक्वायरमेंट रहेगा, एटलीस्ट नियर टू मीडियम टर्म के अंदर। तो ये एक अच्छा अपडेट है। देन जो H1 एक्विजिशन इन्होंने किया है उसका Q1 में जो रेवेन्यू है वो 35 करोड़ के आसपास है। अब ये एक्सपेक्टेशन से कम है। एक्सपेक्टेशन से कम क्यों है? बिकॉज इसका जो एक जापानीज इसका OEM क्लाइंट है, उसका वॉल्यूम YOY लेवल पे ना ऑलमोस्ट 40% गिर गया, तो उसकी वजह से इसके रेवेन्यू पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है। पूरे साल में ये कंपनी इससे लगभग 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। Q1 में जो उसका पैट है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास आया है। देन मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो इनकी मैनेजमेंट का काफी स्टेबल गाइडेंस है मार्जिन्स को लेकर के। हिस्टोरिकली इनके जो मार्जिन्स है वो 12 to 13% के रेंज में रहे हैं और मैनेजमेंट कह रहा है कि आने वाले टाइम में भी सेम मार्जिन रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 12 से 13% के रेंज में। अच्छी चीज ये है कि इस साल अगर आप देखोगे तो जैसे एक इनका प्लांट ऑपरेशनाइज हुआ है अभी चेन्नई के अंदर, H1 जो इन्होंने बिजनेस एक्वायर किया उसका इंटीग्रेशन भी अभी चल रहा है। आगे चल के आपके 2 प्लांट और ऑपरेशनलाइज होंगे, लेकिन उसके बाद भी मैनेजमेंट अपने मार्जिन्स में कोई डिप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये चीज अच्छी है कि बिजनेस ग्रो करेगा, कैपेक्स आप करोगे, लेकिन मार्जिन नीचे की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट नियर टर्म के अंदर स्टेबल मार्जिन रहेंगे 12 to 13% के अंदर। देन कंपनी का अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे ना, तो आज भी जो 90% इनका रेवेन्यू है वो शीट मेटल कंपोनेंट से आता है। वही जो आप वेंडिंग कटिंग करके जो फ्रेम बनाते हो, चेसिस सिस्टम बनाते हो और उससे आप और अदर कंपोनेंट्स बनाते हो, तो 90% रेवेन्यू अभी भी शीट मेटल कंपोनेंट से आता है कंपनी का। अब इनके जो 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, एक तो ईवी वाला, दूसरा है सस्पेंशन सिस्टम जो बिजनेस इन्होंने कुछ टाइम पहले एक्वायर किया था। तो कंपनी कह रही है ईवी वाला बिजनेस अभी हमारे बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर है। जो ये हब मोटर का जिसका पेटेंट है इस कंपनी के पास में, हब मोटर बनाने का, सो कंपनी कह रही है कि वो प्लांट अभी पुणे के अंदर जस्ट ऑपरेशनलाइज हुआ है, अभी उसमें पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे उसमें हमको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। अगले 3 से 5 साल में जो इनका सस्पेंशन सिस्टम वाला बिजनेस है, कंपनी उसमें एक अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है और इनका कहना है कि नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स के अंदर वो हमारे ओवरऑल रेवेन्यू में एक ठीक ठाक रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ईवी वाला जो बिजनेस है, हब मोटर वाला, वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आने वाले क्वार्टर्स में उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस हमको देखने को मिलेगा। बाकी तो और चीजें हमने डिस्कस कर ली है, मार्जिन भी। हाँ, फाइनेंस कॉस्ट एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने डिस्कस किया कि इन्होंने डेट पूरा रीपे कर दिया अपना, लेकिन उसके बाद भी हमने इनके P&L में देखा कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है कंपनी का वो YOY भी इंक्रीज हुआ है 77 करोड़ से 80 करोड़। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो काफी शार्प इंक्रीज देखने को मिला है, 60 करोड़ से 80 करोड़। तो ऐसा क्यों है? सो मैनेजमेंट का कहना है उसका बड़ा रीजन ये है कि जो डेट हमने रीपे किया है वो एंड ऑफ द क्वार्टर किया है, मतलब मई के एंड में, जून के एंड में हमने वो पूरा डेट रीपे किया है 1600 करोड़ का।
प्लस दूसरी एंड पे जो हमने ये कंपनी एक्वायर करी है H1, इसके लिए हमने एनसीडीज इशू किए थे, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो उसका भी जो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो भी हमारे Q1 के P&L में ऐड हुआ है। तो इस वजह से Q1 में आपको वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उसमें आपको ये इंटरेस्ट कॉस्ट में इसका रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डेट कंपनी ने पूरा 1600 करोड़ का रिड्यूस कर दिया है, हार्डली 1000 करोड़ का डेट कंपनी के पास में पड़ा है, लेकिन P&L में इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमको Q2, Q3 एंड Q4 में देखने को मिलेगा। Q1 में क्योंकि कंपनी ने एंड में उसको पे किया तो इतना बड़ा इंपैक्ट उसका आया नहीं है। देन रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के हम काफी सारी न्यूज में भी सुन रहे हैं कि शॉर्टेज है, अब इस कंपनी का ईवी में एक्सपोजर है, तो क्या उस पर रिस्क है? इनका कहना है कि हमारे जो क्लाइंट्स है, हमारा जो ईवी का एक्सपोजर है स्पेसिफिकली ये रेयर अर्थ वाले साइड पे, वो बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो हमारे बिजनेस प्लान पे हमारा जो ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं उस पे इन सारी चीजों का कोई भी इम्पैक्ट कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है नियर टू मीडियम टर्म के अंदर। देन जो इन्होंने एक न्यू सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करी है डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर, सो कंपनी कह रही है कि हमारा जो बिजनेस है ना, इसको हम प्रोसेस इंजीनियरिंग कंपनी की तरीके पे देखते हैं, ना कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरीके से देखते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब हो गया B2B सेगमेंट के अंदर कि आपको क्लाइंट ने सब कुछ बता दिया, डिजाइनिंग से लेकर के पूरा प्रोसेस बता दिया मैन्युफैक्चरिंग का, कि कहां से रॉ मटेरियल आप सोर्स करोगे, कितना सोर्स करोगे, क्या प्रोसेस रहेगा। जस्ट आपको क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे कॉस्ट बियर नहीं करना है, कॉस्ट मैं चाहता हूं कि आउटसोर्स करना चाहता हूं, इसलिए आप उसको मैन्युफैक्चर करो। बाकी सारी चीज जो है ना वो आपको क्लाइंट बता रहा है, डिजाइनिंग वगैरह से लेकर के सब कुछ। लेकिन इंजीनियरिंग प्रोसेस वाली पार्ट में क्या होता है कि कंपनी का कहना है प्रोडक्ट डिजाइन तो हमको क्लाइंट दे रहा है, लेकिन उसका प्रोसेस कैसे रहेगा, उसमें कितना क्या रॉ मटेरियल यूज होगा, कहां से उसको सोर्स करना है, उसकी रिपीटेबिलिटी कैसे बढ़ानी है, ये सारी चीजें हम खुद मतलब उसका खुद डिसाइड करते हैं। मतलब हमारा जो भी R&D है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, जो भी इनोवेशन है, वो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर करते हैं। और यही एक बड़ा रीजन है कि क्यों हम वैल्यू चेन में ऊपर की तरफ बढ़ पा रहे हैं। पहले हम Tier 1 सप्लायर थे, अब हम धीरे धीरे Tier 0.5 की तरफ जा रहे हैं। सेम हम सेगमेंट वाइज भी डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं, पहले हम सिर्फ ऑटो एंसिलरी की तरफ थे, अब हम एरोस्पेस और डिफेंस की तरफ जा रहे हैं। सो कंपनी का कहना है कि डिफेंस में और एरोस्पेस में भी आपको ऑर्डर विन करने में ना काफी टाइम लगता है, क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करने में काफी टाइम लगता है। तो लास्ट 2-3 ईयर से ये जो कंपनी है बेलराइज इंडस्ट्री, ये डिफेंस OEMs के साथ में काम कर रही थी, सर्टिफिकेशन वगैरह मिला, प्रोडक्ट अप्रूवल मिला, अब जाके इनको ये ऑर्डर मिला है। ऑर्डर का वैल्यू नहीं बताया इन्होंने, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप वैल्यू चेन में और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, सेगमेंट में और डाइवर्सिफाई करते जा रहे हो। और कंपनी का कहना है कि वो जो ऑर्डर्स वगैरह हमको मिले हैं वो बिल टू प्रिंट नहीं है, बिल टू स्पेसिफिकेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बिल टू प्रिंट का मतलब होता है कि सब कुछ आपको मैंने बता दिया, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कहां से रॉ मटेरियल मिलेगा, कितना सोर्सिंग करना है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। बिल टू स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि मैंने आपको प्रोडक्ट वाला पार्ट सारा बताया है, अब उसको आप बनाओगे कैसे, क्या रॉ मटेरियल यूज करोगे, ये सब आप खुद डिसाइड करोगे। तो ये एक डिफेंस OEM कंपनी एक अपने B2B क्लाइंट को या एक अपने वेंडर को तभी बोल सकता है जब उसको उसके प्रोडक्ट पे, उसके प्रोसेस पे काफी ज्यादा ट्रस्ट हो। तो वो 2-3 इयर्स का टाइम लगा इस कंपनी को गेन करने में, और फाइनली अब कंपनी उस स्टेज पे पहुंच गई है। तो इनके लिए एक तरीके से वो दरवाजा ओपन हुआ है। अब आने वाले टाइम पे हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उस क्लाइंट के साथ में डील करते हैं और आगे कितने कितने बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं कंपनी को। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट काफी अच्छा है कंपनी के लिए। लास्ट 2-3 पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, इस कंपनी का अगर आप रिटर्न रेशियो देखोगे ना, स्पेसिफिकली ROCE, तो वो खराब नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। 14-15% के बीच का ROCE का नंबर है। बट मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि अभी हम जो भी कैपेक्स कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हम उन प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहे हैं जो हमारे लिए हायर ROI जनरेट करेगा। एग्जांपल के लिए जो हम ये लॉन्ग मेंबर्स बना रहे हैं, लॉन्ग मेंबर्स मतलब वही जो कमर्शियल व्हीकल्स में, बस ट्रक में आप देखते हो ना, एक वो स्टील की रेल जैसी होती है, तो चेसिस को सपोर्ट करता है, वही जो कंपनी अब बनाने जा रही है वो ज्यादा ROI जनरेट करेगा कंपनी के लिए। सेम EVs के लिए जो कंपनी हब मोटर्स बनाएगी, जो जिसका पेटेंट है इनके पास में, वो भी ज्यादा ROI जनरेट करेगा। तो इनका कहना है ROCE नेचुरली हमारा आने वाले टाइम में मिड टीन से हाई टीन की तरफ जाएगा। तो 14-15% से 18-19% के ROCE की तरफ कंपनी आगे टारगेट कर रही है। और फिर लास्ट आता है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट वाला कंपोनेंट। सो कंपनी कह रही है कि 1600 करोड़ का डेट तो हमने रीपे कर दिया है, बाकी जितना भी डेट अभी है ना, उसके ऊपर एनुअली जो इंटरेस्ट कॉस्ट हमको लगेगा वो 9% से 9.5% के बीच में लगेगा। तो ये पूरा कॉनकॉल वाला पार्ट था बेलराइज इंडस्ट्री का। हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख लिया, एंड कॉनकॉल भी डिस्कस कर लिया कंपनी का।
अब समझते हैं इनका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, मतलब जो उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दिया है, जो जिस तरीके की कमेंट्री रही है मैनेजमेंट की, कितना नंबर्स, क्या ओवरऑल कंपनी नंबर्स रिपोर्ट कर सकती है FY26 के अंदर। तो सबसे पहले टॉप लाइन ग्रोथ की अगर हम बात करें ना, तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि मीडियम टर्म में मतलब एटलीस्ट 3-5-4 ईयर्स के बेसिस पे कंपनी मिड टीन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, यानी कि 15 से 16% का ग्रोथ का गाइडेंस है इनका टॉप लाइन ग्रोथ की अगर हम बात करें। मार्जिन्स ये अगेन वही सेम गाइडेंस है, स्टेबल मार्जिन्स 12 से 13% के बीच में लेकर के चल रहे हैं। अब लास्ट ईयर FY25 में कंपनी का जो टॉप लाइन था वो अराउंड 8300 करोड़ था। उस पे अगर हम 15% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं ना टॉप लाइन के अंदर, तो आपका इस साल का यानी कि FY26 का जो रेवेन्यू है, टॉप लाइन है, वो अराउंड 9530 करोड़ के आसपास होता है। अब इबिट्टा मार्जिन्स कंपनी के इंप्रूव नहीं होंगे, 12 to 13% के रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं 12% का। सो 9530 करोड़ के टॉप लाइन के ऊपर अगर हम 12% का इबिट्टा एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो मतलब आपका जो एब्सोल्यूट इबिट्टा है, एब्सोल्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो अराउंड 1144 करोड़ के आसपास आता है। लास्ट ईयर कितना था? अराउंड 1030 करोड़। तो 1030 करोड़ से 1144 करोड़ का मेरा इबिट्टा आ गया। तो मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला, ठीक ठाक ग्रोथ है, ओवरऑल ठीक ठाक ग्रोथ है, बट ऐसा कुछ बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। जो चीजें चेंज होगी वो कंपनी की मतलब बिलो इबिट्टा लेवल पे होनी स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो आता है इनका अदर इनकम। अब अदर इनकम अगर आप इनका हिस्टोरिकली देखोगे ना, तो मतलब काफी हाई पेस पे ग्रो किया है, बट हम अज्यूम करेंगे कि 60 करोड़ का अदर इनकम आएगा कंपनी का पूरे साल में। तो 1144 करोड़ प्लस आप 60 करोड़ करोगे, सो अराउंड आपका 1215 करोड़ के आसपास का इबिट्टा बन जाता है, इबिट्टा प्लस अदर इनकम। देन आपका नेक्स्ट कंपोनेंट आता है डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन में क्या है ना कि इस कंपनी का एक ये चेन्नई वाला प्लांट अभी ऑपरेशनाइज हो गया है, आने वाले क्वार्टर्स में 2 और प्लांट कंपनी के ऑपरेशनाइज होंगे, और उसके साथ में H1 के साथ में वो इंटीग्रेशन भी होगा। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट इंक्रीज जरूर होगा, लेकिन जो बड़ा इंपैक्ट है डेप्रिसिएशन में वो हमको FY27 में देखने को मिलेगा। तो इस साल FY26 में एज सच बहुत बड़ा डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा, हार्डली 10% का एक नॉर्मल इंक्रीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो गेम चेंज होती है आपकी, वो होती है फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर। क्यों? बिकॉज लास्ट ईयर अगर आप कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट देखोगे ना, सो अराउंड 310 करोड़ के आसपास कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट था, इंटरेस्ट कॉस्ट था, मतलब डेट के ऊपर आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो कॉस्ट 310 करोड़ की थी। अभी इस साल क्या हुआ है, ये 1600 करोड़ का डेट ये रीपे कर चुके हैं। तो जब आईपीओ आया था तब था टोटल डेट कंपनी का 2600 करोड़, 1600 करोड़ आपने पे कर दिया, पीछे बचा 1000 करोड़। थोड़ा बहुत डेट इन्होंने और ऐड किया होगा ये H1 एक्विजिशन के लिए। तो अगर आप अज्यूम करो कि 1700-1800 करोड़ का डेट है कंपनी के बैलेंस शीट पे, और उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट कितना लगेगा, जो भी मैनेजमेंट ने बताया 9% से 9.5% का, यानी एनुअल फाइनेंस कॉस्ट मेरा कितना हुआ, अराउंड 160 to 170 करोड़। ये हम बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं, 160 से 170 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट बनता है कंपनी का फुल ईयर बेसिस पे। लास्ट ईयर कितना था इंटरेस्ट कॉस्ट? 310 करोड़ के आसपास। तो मतलब ऑलमोस्ट 50% से मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो वाई लेवल पे कम हो रहा है। सो डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट को जब आप रिड्यूस करोगे ना इबिट्टा में से, तो आपका जो पीबीटी है, पीबीटी अराउंड आ जाता है आपका 650 करोड़ के आसपास। और वही जो पैट का नंबर अगर आप देखोगे तो वो आ जाता है आपका अराउंड 510 करोड़ के आसपास। लास्ट ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट था अराउंड 340-350 करोड़ के आसपास, यानी कि लगभग वाई लेवल पे 44 से 45% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमें इस कंपनी के अर्निंग के अंदर, बॉटम लाइन के अंदर। उसका बड़ा रीजन ऑफ कोर्स यही है कि आप डी लेवरेजिंग कर रहे हो, बैलेंस शीट से डेट आपका बिल्कुल जा रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन काफी हद तक आप डेट रीपे कर रहे हो। पहले इस कंपनी का डेट टू इक्विटी जो था वो 1 से भी ज्यादा था, आई मीन FY25 का अगर आप बैलेंस शीट देखोगे। अब जो डेट टू इक्विटी है कंपनी का वो 0.2-0.3 के आसपास हो गया है। तो बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो रही है कंपनी की, और वो अर्निंग को बूस्ट कर रहा है। एंड ऐसा भी नहीं है कि डिमांड नहीं है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में डिमांड है। हमने ऑलरेडी देखा है कि जो बजट में गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया मिडिल क्लास को, वो एक ऑलरेडी बड़ा लीवर था। आप देखोगे मॉनसून बहुत अच्छा है, जो रूरल में आपके और ज्यादा डिमांड को बूस्ट करता है, और रूरल में आपके 2 व्हीलर्स की ज्यादा सेल होती है, ये कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू 2 व्हीलर से ही आता है। एंड इसके साथ में कंपनी वैल्यू चेन में और ऊपर की तरफ भी तो जा रही है, कमर्शियल व्हीकल्स में आगे एंटर कर रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल्स में ही एंटर कर रहे हैं। सो डिमांड सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, कंज्यूमर सेंटीमेंट काफी अच्छा है, एंड उसके ऊपर से अर्निंग में एक बहुत अच्छा बूस्ट हमको देखने को मिल सकता है। प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों लगता है? क्योंकि अगर आप इसका फॉरवर्ड पीई देखोगे ना, तो अराउंड 26 से 28 के आसपास आता है, और पैग रेशियो कितना है? 0.2 से भी नीचे, 0.2 से भी नीचे का पैग रेशियो बनता है। और अगर आप ईवी टू इबिट्डा भी देखना चाहो तो भी ईवी टू इबिट्डा इनका बिल्कुल इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है। ग्रोथ ट्रिगर्स हैं,
मार्जिन तो एक्सपेंड नहीं होंगे, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा मिलेगा, अर्निंग ग्रोथ अच्छा होगा। सो मार्जिन और सेफ्टी दोनों जगह पे मिलता है, चाहे मैं पीई देखूं, ईवी टू इबिट्टा देखूं, एक बहुत अच्छा मतलब कन्विक्शन बनता है इस बिजनेस के ऊपर। बाकी ऑफकोर्स हमको ट्रैक करना है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। एक और चीज अगर आप देखोगे ना, तो इनका गाइडेंस भी काफी कंजर्वेटिव लगता है, बिकॉज ऑलरेडी ये जो आपका टू व्हीलर वाला सेगमेंट है, ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 5-7-10 ईयर्स के अंदर हमारा 7 से 8% से ग्रो करेगा पूरी टू व्हीलर की इंडस्ट्री। बेलराइज इंडस्ट्री ने लास्ट 7 से 8 सालों में ना इंडस्ट्री एवरेज से ऑलमोस्ट 10 टाइम ग्रो किया है। पिछले 7-8 ईयर्स के अंदर जो टू व्हीलर का वॉल्यूम है वो अराउंड 1%, 1.5% से ग्रो किया है। इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 11% रहा है, मतलब इंडस्ट्री को आपने 10 टाइम बीट किया है। और अभी तो इंडस्ट्री का ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है कि 7 से 8% होगा अगले 5 से 7 साल में। तो बहुत आराम से कंपनी सिर्फ टू व्हीलर बिजनेस के अंदर अपना 14 से 15% तक ग्रो कर सकती है। फिर उसके ऊपर कंपनी खुद कह रही है कि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल वाला जो सेगमेंट है उसका रेवेन्यू हम डबल करने को देख रहे हैं नेक्स्ट 2 से 2.5 ईयर्स के अंदर, यानी कि 30 से 35% का ग्रोथ आपका उस बिजनेस से आएगा। तो वैसे मीडियम टर्म में इन्होंने गाइडेंस दिया है कि मिड टीन का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 से 1.5 साल के अंदर ये बिजनेस बहुत आराम से 20 से 25% की ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है। और उसके ऊपर से आपके डीलेवरेजिंग का एडवांटेज मिलेगा, जहां पे हमको बॉटम लाइन में और मतलब काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस दिखाते हैं इस बिजनेस के ऊपर। पास का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है ही, स्टेप बाय स्टेप जिस जिस सेगमेंट में इन्होंने एंट्री करी है कंपनी को सक्सेस देखने को मिली है, नए नए क्लाइंट्स इन्होंने ऐड करे हैं। सो ये सारी चीजें अच्छी जा रही है कंपनी के लिए। बाकी हाँ, हमको ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना है, देखना है आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।